मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार दरभंगा के हर चुनावी गतिविधि पर हमारी नज़र रहती है। हम अभी बड़ी खबर बता दें कि हायाघाट के 11 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो जाने के बाद आक्रोश की लहर है और हम बता दें इनमें से अधिकतर वो थे जो भोला यादव के खिलाफ ही चुनाव के मैदान में उतरे थे। इसे लेकर के अभी आक्रोश है। हम बता दें दरभंगा के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा अभी नामांकन वापसी को लेकर के जो डील हो रही है, अगली बड़ी खबर हम दिखाएंगे। लेकिन तब तक हम बता दें राष्ट्रीय उन्नति पार्टी जो बहुत जल्द लोगों के नज़र में आई है और हम बता दें कि संजय राय दरभंगा शहरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं हमारे साथ में, जो राष्ट्रीय उन्नति पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे तो कई बार मुलाकात हुई है, जनता भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, खासकर दरभंगा की जनता या नेता शायद ही आपको नहीं जानते होंगे कोई ऐसा व्यक्ति। आप पत्रकारिता से कैसे इस क्षेत्र में आ गए? पत्रकारिता की स्थिति बदल गई। हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरह स्थिति बदल जाएगी कि हम लोग जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। वजह था कि हम लोग जो भी माने निगेटिव खबर चलाया करते थे, निगेटिव पॉजिटिव भी चलाते थे। निगेटिव खबर का मतलब ये है कि जहाँ कोई घोटाला घपला या बहुत सारी ऐसे बातें होती थी तो उस बात को लिखते थे और लिखते लिखते उस पर कार्रवाई कराते थे। बड़े बड़े अखबार के जो मालिक हैं इस पर पाबंदी लगा दिए और उसके कारण स्थिति ऐसी हो गई कि जनता के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो बेहतर समझा कि पत्रकारिता से संन्यास ले लें। 4-5 वर्षों का बीच में अवधि रहा जिसमें हम पत्रकारिता नहीं किए। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं दूसरा रास्ता चुना जाए। चूँकि पत्रकारिता और विधायिका ये दोनों एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। हम पत्रकार रहते, लिखकर कार्रवाई कराते थे। यदि विधानसभा में आते हैं तब तो और भी करने में सहूलियत होगी जो यहाँ के प्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं। संजय जी, आपने दरभंगा को बहुत अच्छी तरीके से जाना है और आपको हर छोटी बड़ी जो खबर है या जो समस्या है उस पर आपकी नज़र रही है पहले से। तो क्या लगता है 15 वर्षों में दरभंगा बदला है कुछ, और बदला है तो किस क्षेत्र में बदला है? दरभंगा किसी क्षेत्र में नहीं बदला है। केंद्र सरकार की 2-3 स्कीम यहाँ आई है। उस स्कीम के तहत जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो काफ़ी खुश हैं। खुश होने की वजह हर आदमी जानते हैं कि जब कोई योजना आती है तो उसमें विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए रहते हैं, सरकार बिहार सरकार भी कहती है कि भाई ये फलाने विधानसभा के ये सदस्य हैं और जितनी भी ठेकेदारी होगी देख रेख इन्हीं का रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं आ रही है उसमें एक इनडायरेक्ट कमीशन बंधा हुआ रहता है जो इन लोगों के पास जाता है। बाकी आप शहर के किसी मोहल्ले में चले जाइए, कोई काम ही नहीं हुआ है। सड़क नहीं है, नाला नहीं है। जितने भी मोहल्ले हैं आप जाइए तो सिर्फ कचरा कचरा ही दिखाई पड़ेगा। वीआईपी रोड है, कई जगह से आप गुजर जाइए दुनिया भर का कचरा आपको मिलेगा। तो शहर, हम तो कहेंगे कि शहर अब कचरों का ढेर बन चुका है। दूसरी तरफ इसी तरह कचरे का ही ढेर बना हुआ है सारा विभाग कि कोई भी आदमी को एक भी काम लेकर किसी भी दफ्तर में चला जाए, बिना पैसे का उसका काम ही नहीं होता है। तो ये बड़ी समस्या है और हम लोगों को इससे जूझना पड़ता है। यही बात हम पूछना चाह रहे थे क्योंकि आप लोगों की निगाहें रही हैं शुरू से ही कि थाना से लेकर के प्रखंड से लेकर के अनुमंडल से लेकर सरकारी विभागों में जो एक आम आदमी जो कागज़ लेके पहुंचता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, उसकी समस्या के लिए जो पदाधिकारी सरकारें आई, जो विधायक आए, क्या लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हुआ थोड़ा सा भी? नहीं, इन 10 सालों में व्यवस्था और बिगड़ती चली गई। नीतीश जी का जो कार्यकाल 5 साल का था, बेहतर कार्यकाल था। विकास भी हुई, जितने वादे किए वादे को भी पूरा करते गए। लेकिन इन 10 वर्षों में एक ऐसा व्यवस्था डेवलप हुआ जो व्यवस्था हम लोग सोच भी नहीं सकते थे।
और उसके कारण इतने लोग परेशान हो गए। हमें लगता है कि एक आईएएस की कुर्सी बिक रही है, एक आईपीएस की कुर्सी बिक रही है, इसके कारण थाने बिक रहे हैं, थाने वाले आम जनता को परेशान कर रहे हैं। सरकार वैसा संसाधन भी, यदि आप देखिए तो किसी थाना को सरकार संसाधन भी नहीं दे रही है। यदि एक थानेदार सही से थाना चलाए तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, और पैसे हैं तो उसका जो वेतन सरकार, उसको जो सरकार वेतन दे रही है उसमें वह पैसा भी कम हो जाएगा। तो इसके कारण थानेदार को बहुत समस्या हो रही है। सरकार का कोई ऐसा संसाधन माने उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है कि वो ईमानदार रहें। उनको थाना चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है और इसके कारण जनता परेशान होती है। हर जनता इतनी परेशान है जो हम आपका इसका वर्णन नहीं कर सकते। संजय जी, ये बात आप चुनाव में देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है, तो जनता अंततः जाते जाते दो जगह सिमट जाती है, पक्ष या विपक्ष। ऐसे में तीसरा विकल्प बनाने के लिए क्या आप करेंगे? देखिए, इस शहर में एक समस्या बहुत बड़ी है जिसके कारण आज 4 विधानसभा से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जीतते आ रहे हैं। चुनाव आते आते यहाँ समुदाय को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। कई बार हम देखे हैं किसी मंदिर में रोड़ा मार दिया, सैलाब उमड़ पड़ता है, लोगों के दिमाग में होता है, माने बन जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, या वैसा सिचुएशन भी क्रिएट किया जाता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हम आपको बता दें कि इस देश के आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों का बराबर का हाथ है। जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है, और किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि मुसलमान को भारत से अलग कर दे। तो दरभंगा जैसे ज़िला में हम यह नहीं चाहते हैं कि यहाँ भाईचारे को एक पार्टी के द्वारा ख़त्म किया जाए, भाईचारा बनी रहे। उसके लिए ऐसे प्रतिनिधि को हमारे समाज को चुनना चाहिए जो दोनों वर्गों को एक साथ रखे, एक साथ लेकर चले, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी जितनी समस्या है उनका निराकरण हो दोनों वर्ग के लोगों को। अच्छा, आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? मुख्य 3 शब्दों में। मेरा चुनावी मुद्दा है कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। मेरे जैसा यदि 10 आदमी आ जाए विधानसभा में तो हम यकीन आपको दिलाते हैं कि विधानसभा का भी हम तस्वीर बदल देंगे। जन्म कुंडली निकाल के, हर व्यक्ति का जन्म कुंडली निकाल के विधानसभा में रख देंगे और उनको पद विमुक्त होना पड़ेगा। चूँकि जब उनका मामला खंगालेंगे तो उनके विरुद्ध एफआईआर होगा, कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, तो पद से भी त्याग देना पड़ेगा। ये तो मेरा कोशिश रहेगा। यदि हमको जनता आशीर्वाद देती है तो हम यही काम, पहला काम करेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। विकास तो करेंगे ही, जो विकास होना चाहिए। आप डीएमसीएच देख लीजिए, इतना बड़ा अस्पताल है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। मरीज जब आते हैं तो उनको न फ्री में दवाई मिलता है, न उनका जांच ठीक से हो पाता है। यहाँ जो भी टेंडरधारी हैं, जितनी भी मशीनें लगी, हमें लगता है कि सेकेंड हैंड मशीन खरीद कर उस पर रंग पोत कर डीएमसीएच में रख दिया गया। नई नई मशीनें आई कागज़ों पर, 2-3 महीना चला, फिर वह बंद हो गई। और जितने भी मरीज आते हैं जांच कराने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि ये गरीब जनता इतना पैसा कहाँ से लाए।